शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसे दुनिया का एक हिस्सा देवता माने और दूसरा शैतान? बहुत गहरा सवाल है। आज हमारे सामने जो सामग्री है वो ओशो के जीवन पर आधारित है। एक ऐसी शख्सियत जिनका जीवन कोई सीधी सादी कहानी नहीं बल्कि एक तूफान था। सही कहा। आज हम उनकी इसी विवादों और आकर्षण से भरी जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उनके जीवन के अलग अलग पड़ाव क्या थे, बचपन के सवालों से लेकर अमेरिका के रजनीशपुरम के पतन तक। इन स्रोतों के जरिए हम देखेंगे कि ओशो की कहानी में कौन से मुख्य विचार और घटनाएं हैं जिन्होंने उन्हें इतिहास की सबसे विवादास्पद आध्यात्मिक हस्तियों में से एक बना दिया। तो चलिए कहानी के पहले पन्ने से शुरू करते हैं। कुचवाड़ा में ओशो का बचपन। इन दस्तावेजों में एक बात साफ उभर कर आती है कि वो बचपन से ही किसी भी तरह के नियम या परंपरा को मानने के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल, उनका सबसे बड़ा जुनून था हर बात की जड़ तक जाना, हर चीज पर सवाल उठाना। वो किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते थे क्योंकि वो हमेशा से मानी जाती रही है। और ये सिर्फ एक बच्चे की जिद नहीं थी। कहानी का एक दिलचस्प पहलू ये है कि स्रोत इस व्यवहार को 2024 की एक हार्वर्ड स्टडी से जोड़ते हैं। अच्छा, क्या कहती है वो स्टडी? स्टडी कहती है कि जिन बच्चों को सवाल पूछने और चीजों को अपने तरीके से एक्सप्लोर करने की पूरी आजादी मिलती है, वे जीवन में 45% ज्यादा रचनात्मक होते हैं। अरे वाह! जी, साथ ही उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता भी कहीं ज्यादा मजबूत होती है। तो ये ओशो के बागी स्वभाव को एक मनोवैज्ञानिक आधार देता है। बिल्कुल, मतलब ये कि उनका जो विद्रोही स्वभाव था वो असल में उनकी रचनात्मकता और गहरी समझ की नींव तैयार कर रहा था। खैर, बचपन के बाद उनकी जवानी का दौर आता है। उन्होंने फिलॉसफी की पढ़ाई की, लेकिन ऐसा लगता है कि किताबों ने उन्हें जवाब देने के बजाय और सवाल दे दिए। सही बात है, उन्हें किताबी ज्ञान से ज्यादा अनुभव की तलाश थी। वो सच को सिर्फ पढ़कर जानना नहीं चाहते थे, वो उसे जीना चाहते थे। और इसी खोज में उन्होंने ध्यान के साथ बहुत गहरे और कभी-कभी खतरनाक प्रयोग भी किए। और इन सब अनुभवों से गुजरने के बाद वो एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सच पर पहुंचे, जिसे स्रोत उनके शब्दों में बताते हैं। मन को चुप करना ही सबसे बड़ा सुकून है। ये एक लाइन उनके पूरे दर्शन का केंद्र बन गई। विचारों के लगातार चलते शोर से परे एक शांत अवस्था को पाना। और आज का विज्ञान भी तो यही कहता है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ओशो खुद इसे आस्था का विषय नहीं, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया कहते थे। और आज का विज्ञान, चाहे अनजाने में ही सही, उनकी बातों पर मोहर लगा रहा है। जैसे स्रोत यूसीएलए की एक हालिया रिसर्च का जिक्र करते हैं। वो कहती है कि ध्यान तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल को 50% तक कम कर सकता है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। और सुनिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक और स्टडी बताती है कि रोज सिर्फ 20 मिनट का ध्यान हमारी निर्णय लेने की क्षमता को 30% तक सुधार सकता है। तो एक तरह से वो एक आध्यात्मिक रहस्यवादी थे जो एक वैज्ञानिक की भाषा में बात कर रहे थे। आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो मन को शांत करने का अनुभव था, क्या उन्होंने इसे सिर्फ अपने तक ही रखा या इसे दूसरों को सिखाने की कोशिश भी की? यहीं से उनकी सार्वजनिक यात्रा शुरू होती है। जब वो प्रोफेसर बने तब भी उनका अंदाज पारंपरिक नहीं था। हाँ। वो क्लास में सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाते थे। उनका लक्ष्य छात्रों को जानकारी देना नहीं बल्कि उन्हें सोचना सिखाना था। वो उन्हें चुनौती देते थे कि वे हर स्थापित धारणा पर सवाल करें, यहाँ तक कि उनकी खुद की कही बातों पर भी। बिल्कुल, स्रोत में उनका एक संदेश साफ तौर पर दिया गया है, खुद सोचो, किसी पर अंधी आस्था मत रखो। और शायद यही वजह थी कि जहाँ सिस्टम उनसे डरता था, वहीं युवा उनकी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आते थे। सही कहा। लेकिन एक प्रोफेसर का स्वतंत्र सोच सिखाना एक बात है, और एक पूरा आश्रम बनाना जहाँ हजारों लोग आपके हिसाब से जी रहे हों, वो दूसरी बात है। क्या ये स्वतंत्र सोच का प्रयोग था या एक तरह का कंट्रोल? पुणे का आश्रम आखिर था क्या? पुणे का आश्रम उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद आध्यात्मिक प्रयोग था, पारंपरिक आश्रमों के बिल्कुल विपरीत, जहां इंद्रियों और भावनाओं को दबाने पर जोर दिया जाता है। हाँ, ओशो का सिद्धांत था दबाओ मत, व्यक्त करो। उनका मानना था कि दबी हुई भावनाएं जहर बन जाती हैं। इसीलिए उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन जैसी तकनीकें बनाई। जी, ये कोई शांत बैठने वाली क्रिया नहीं थी। ये मूवमेंट, गहरी और तेज सांसें, चीखने, चिल्लाने और फिर अचानक गहरे मौन का एक शक्तिशाली मिश्रण थी। इसका मकसद था शरीर और मन में बरसों से जमे तनाव और भावनाओं को
एक झटके में बाहर फेंक देना, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। बिल्कुल। मतलब ये मेडिटेशन सिर्फ शांत बैठना नहीं था, बल्कि एक तरह की शारीरिक और भावनात्मक सफाई थी। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, सफाई। और कमाल की बात यह है कि स्रोत इसे 2024 की स्टैनफोर्ड की एक साइकोलॉजी रिसर्च से जोड़ते हैं। अच्छा। जिसके मुताबिक एक्सप्रेसिव मेडिटेशन ट्रॉमा को रिलीज करने में 40% तक सुधार ला सकता है। ये कमाल की बात है, क्योंकि 70 के दशक में पश्चिम में मनोविज्ञान ट्रॉमा को दबाने पर जोर देता था। और ओशो कह रहे थे, दबाओ मत, इसे बाहर निकालो, चीखो, नाचो। एग्जैक्टली। आज की सोमैटिक थेरेपी भी तो इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या वो अपने समय से आगे थे, बल्कि ये है कि उन्होंने बिना किसी क्लिनिकल डेटा के, सिर्फ अनुभव से वो तरीका कैसे खोजा जिसे विज्ञान आज 50 साल बाद सही मान रहा है। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, और शायद यही वजह है कि उन्हें समझना हमेशा मुश्किल रहा। और सामाजिक नियमों को तोड़ने की बात चली है तो ये हमें उनकी कहानी के सबसे कुख्यात अध्याय पर ले आती है, 93 रोल्स रॉयस कारें। हाँ, द बिग कंट्रोवर्सी। एक आध्यात्मिक गुरु और इतनी आलीशान गाड़ियों का बेड़ा, ये विरोधाभास समझ से परे है। मीडिया ने उन्हें अमीरों का गुरु कहा। क्या ये सिर्फ एक शौक था या इसके पीछे भी कोई गहरा दर्शन था? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ कारों के बारे में नहीं था। स्रोत ये दिखाते हैं कि ओशो का भौतिकवाद सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक सोचा समझा वैचारिक हमला था। हमला किस पर? वो जानबूझकर गरीब और त्यागी संत की सदियों पुरानी भारतीय छवि को तोड़ रहे थे। उनका तर्क सीधा था, आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि तुम गरीब ही रहो। मतलब वो ज़ोरबा और बुद्ध को मिलाना चाहते थे। सही पकड़ा। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सारे सुख भोगे लेकिन भीतर से एक बुद्ध की तरह शांत और साक्षी रहे। ये दर्शन सुनने में तो बहुत आकर्षक है, लेकिन इसी वजह से उन्हें अमेरिका में सबसे बड़े टकराव का सामना करना पड़ा, रजनीशीपुरम। ओरेगन के रेगिस्तान में एक पूरा शहर बसा देना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। क्या ये टकराव सिर्फ उनकी जीवन शैली को लेकर था या इसके पीछे कुछ और भी था? ये टकराव कई स्तरों पर था। रजनीशपुरम सिर्फ एक आश्रम नहीं था, वो एक आत्मनिर्भर कम्यून था। अपना पावर प्लांट, अपनी पुलिस फोर्स, अपना एयरपोर्ट और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी। बिल्कुल। एक छोटे से अमेरिकी कस्बे के लिए ये एक सांस्कृतिक और राजनीतिक आक्रमण जैसा था। उन्हें एक कल्ट के नेता के रूप में देखा गया जो अमेरिकी मूल्यों के लिए खतरा था। और शायद इसीलिए उन्हें कानूनी और राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। और स्रोत में उनका एक कथन है जो इस पूरे टकराव को बहुत अच्छे से समझाता है। मैं सच बोलता हूँ, लोग सच से दर्द महसूस करते हैं। तो एक तरफ उनके अनुयायी थे जो उन्हें एक मॉडर्न मसीहा मानते थे, और दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया थी जिसके लिए वो 93 रोल्स रॉयस वाले सेक्स गुरु से ज्यादा कुछ नहीं थे। जमीन आसमान का फर्क था दोनों नजरों में। इस टकराव का अंत बहुत दुखद हुआ। उनके जीवन का आखिरी हिस्सा भी विवादों और रहस्यों से घिरा रहा। स्रोत के मुताबिक ओशो ने दावा किया कि अमेरिकी हिरासत के दौरान उन्हें धीमा जहर दिया गया था। हाँ, और स्रोत ये भी बताते हैं कि उनके जो लक्षण थे, जैसे बालों का झड़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का पूरी तरह खत्म हो जाना और नर्वस सिस्टम में लगातार दर्द, वो थैलियम टाइप जहर से काफी मिलते जुलते थे। लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रमाण कभी सामने नहीं आया। ये एक आरोप ही रहा, लेकिन मेडिकल संकेत उसी ओर इशारा कर रहे थे जैसा स्रोत में बताया गया है। ये उनकी कहानी का एक रहस्यमय और दुखद अध्याय है। तो इन तमाम विवादों, प्रयोगों और तकलीफों के बाद उनका अंतिम संदेश क्या था? इतनी उथल-पुथल भरी जिंदगी के बाद वो किस नतीजे पर पहुंचे? उनका अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली था, और एक तरह से ये उनकी पूरी यात्रा का सार था। क्या था वो? स्रोत के अनुसार उन्होंने कहा, मैं गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी असली रोशनी याद दिलाने आया हूं। उनके लिए आध्यात्मिकता का मतलब किसी व्यक्ति, किताब या संगठन को मानना नहीं था। इसका मतलब था पूर्ण आजादी, गहरा प्रेम, जीवन का आनंद और हर पल में जागरूकता। उसी मूल शिक्षा पर लौट आए जो उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत में पाई थी, कि हर इंसान को अपना प्रकाश खुद बनना है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी कहानी से कुछ मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगी? पहली और सबसे गहरी बात यह है कि ओशो के लिए सवाल पूछना किसी जवाब तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, बल्कि वो खुद ही मंजिल थी। लगातार एक खोजी बने रहना ही असली आध्यात्मिकता है। दूसरी बात, ध्यान को लेकर उनका नजरिया। वो इसे कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अपने मन के सॉफ्टवेयर को समझने और डीबग करने का एक वैज्ञानिक तरीका मानते थे।
सही कहा। एक ऐसा टूल जो किसी भी इंसान को, चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक, अपने भीतर शांति पाने में मदद कर सकता है। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात कि असली आजादी अपनी कंडीशनिंग को तोड़ने में है। समाज, परिवार और धर्म ने हमें जो सही गलत के दायरे दिए हैं, उनसे बाहर निकलकर अपने सच को खोजना। तो स्रोत ओशो की कहानी को इसी हिम्मत की कहानी के रूप में पेश करते हैं। हाँ, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो समाज, राजनीति और स्थापित धर्म की परवाह किए बिना अपने सच पर डटा रहा, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़ी हो। आज की ये चर्चा एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। ओशो का जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी व्यक्ति का सच समाज, धर्म और व्यवस्था की स्थापित धारणाओं को इतनी सीधी और आक्रामक चुनौती देता है तो क्या होता है। और ये भी कि एक क्रांतिकारी जो समाज के लिए नई राहें बनाता है और एक विद्रोही जो सिर्फ स्थापित व्यवस्था को तोड़ता है, इन दोनों के बीच की महीन रेखा कहाँ होती है? क्या ओशो दोनों थे या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।